नमस्ते भाई और बहनों, डीएम एस्ट्रोलॉजी की हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का विषय रहेगा गुरु महाराज बृहस्पति जी का मिथुन राशि में गोचर प्रवेश। तो आज इसी पे बात करेंगे और जानेंगे अलग अलग घटनाएं, वक्री, मार्गी, स्तंभी, अतिचारी, ऐसे कई पड़ाव आएंगे जो आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु महाराज मिथुन राशि में हर साल एक राशि में भ्रमण करते हैं और 12 राशि में अपना पूर्ण वर्तुल पूर्ण करते हैं 12 राशियों का। तो ऐसे ही 15 मई 2025 को गुरु महाराज मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और 2 जून 2026 तक ये मिथुन राशि में रहेंगे। हालांकि इनके बीच में वो कर्क राशि में जाके आ भी जाएंगे, पर ये पूर्ण समय है जिस समय पे वो मिथुन राशि में रहेंगे। अब आते ही एक महीने बाद या 20 दिन बाद 6 जून 2026 से लेके 5 जुलाई के बीच में गुरु महाराज अस्त के रहेंगे। ये एक सबसे पहला होगा। फिर सूर्य और गुरु की युति बनेगी 16 जून 2025 से लेके 17 जुलाई 2025 के बीच में सूर्य गुरु दोनों साथ में रहेंगे। 20 अक्टूबर, याद रखिए ये तिथि, 20 अक्टूबर 2025 से लेके 5 दिसंबर 2025 तक गुरु महाराज कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस दौरान 12 नवंबर को, मतलब कि 20 अक्टूबर को आके 12 नवंबर को, मतलब जस्ट 20 दिन बाद गुरु महाराज वक्री हो जाएंगे। सो 12 नवंबर 2025 को गुरु महाराज कर्क राशि में वक्री होंगे। फिर 6 दिसंबर 2025 को वो मिथुन राशि में वक्री होंगे उल्टे चलते चलते, और यह सिलसिला रहेगा 10 मार्च 2025 तक। सो मोटा मोटी 12 नवंबर 2025 से लेके 10 मार्च 2025 तक गुरु महाराज वक्री रहेंगे। तकरीबन 4 महीना जो है वो वक्री में चलेंगे। इसके बाद बात करें सबसे महत्वपूर्ण, तो वो है स्तंभी, जिसे हम स्टेशनरी कहते हैं। सो गुरु महाराज पहली बार स्तंभी बनेंगे 9 नवंबर 2025 से 14 नवंबर, जिस समय पे मार्गी में से वक्री होते वक्त वो 1 डिग्री पे रुक जाएंगे, जिसे हम स्तंभी या स्टेशनरी कहते हैं। यह घटना वापस होगी 10 मार्च को। 10 मार्च 2026 से लेके 13 मार्च 2026 तक ये वक्री से मार्गी होने के समय पे स्तंभी हो जाएंगे, मतलब 1 ही डिग्री पे रुक जाएंगे। सो इसका भी बड़ा महत्व होता है, आगे हम देखेंगे। और ये जो अतिचारी है, जो कर्क राशि में है, उस समय पे वो अतिचारी हो जाएंगे, तो वो भी देखेंगे। सो इस हिसाब से, गोचर के हिसाब से मिथुन राशि में तकरीबन 13 महीने मिथुन राशि में गुरु महाराज रहेंगे। अब मिथुन राशि पर बुध का शासन है और बृहस्पति का विस्तृत दार्शनिक स्वभाव है, जबकि मिथुन राशि त्वरित, बौद्धिक और जिज्ञासु शैली के विपरीत है। यह गोचर रहेगा वो संचार, खास करके कम्युनिकेशन, जिसे हम संचार कहते हैं, सीखने, अनुकूलशीलता, नेटवर्किंग और यात्रा को बढ़ावा देगा। तो इस समय पे क्योंकि बुध और गुरु का संयोजन हो रहा है, यहाँ सभी 12 राशियों को एक तरह का विशेष फल भी मिलेगा, जिसे हम कहते हैं वृद्धि। आप सभी ने मेरा वीडियो देखा होगा, जुपिटर एज ग्रोथ। गुरु का मतलब ये होता है वृद्धि। तो आइए चलिए देखते हैं कि गुरु मिथुन राशि में रहेगा तब 12 की 12 राशियों को क्या फल मिलेगा। शुरू करते हैं मेष राशि से। तो मेष राशि जो है उनके लिए तृतीय भाव में गुरु महाराज प्रवेश कर रहे हैं। यह भाव होता है संचार का, कम्युनिकेशन, भाई बहन का, साहस का और छोटी मोटी यात्राओं का। सो इसमें नई पहल करने के लिए, न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए, नए अल्पकालीन उद्यम शुरू करने के लिए, कोई भी नया कार्य शुरू करने के लिए, अपनी सोशल मीडिया उपस्थिति बनाने, भाई बहनों के रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए एवं लेखन और सार्वजनिक बोलने के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। आपको कुछ लिखना भी है तो बड़ा अच्छा अवसर है। आप लिख सकते, किताब लिख सकते, ब्लॉग लिख सकते, आर्टिकल लिख सकते,
जिससे कि आपके विचारों से अन्य भी प्रभावित होंगी। अब वही वृषभ राशि वालों के लिए बात करें तो यह आपके दूसरे भाव में से गोचर में गुरु महाराज आए हुए, जो कि आपको आर्थिक, परिवार, वाणी और सामाजिक मूल्यों के ऊपर असर करता है। इस समय पे आपकी वित्तीय वृद्धि मतलब कि आर्थिक वृद्धि, पारिवारिक सामंजस्य, अच्छा मेल मिलाप और आपके आत्मसम्मान में वृद्धि होगी। खास करके इन्वेस्टमेंट, जिसे निवेश कहते हैं, निवेश, बचत या व्यवसाय के विस्तार के लिए एक बहुत अच्छा उपयुक्त समय है। अच्छे से अच्छा इसका उपयोग करना चाहिए। मिथुन राशि वालों के लिए बात करें तो यह आपके स्वयं प्रथम भाव में प्रवेश कर रहा है, आप ही की राशि में कर रहे हैं, तो यह व्यक्तिगत विकास के लिए काफ़ी अच्छा अवसर है। आपके स्वास्थ्य के लिए और आपकी खुद की छवि के लिए ये एक बड़ा अच्छा अवसर है। इस समय के दरमियान आपको व्यक्तिगत विस्तार करने का अवसर मिलेगा, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, कोई नई शुरुआत का एक शक्तिशाली समय आपको मिला हुआ है। आपके स्वास्थ्य के संबंधित बहुत अच्छा फल मिलेगा। व्यक्तिगत और नेतृत्व गुणों में सुधार के लिए ये बहुत अच्छा अवसर प्रदान कर रहा है। तो आपको आपके लिए जो कोई भी ग्रोथ करना है उसके लिए एक बड़ा अच्छा अवसर आपको मिला हुआ है। वही बात कर्क राशि वालों के लिए करें तो आपके 12वें भाव में यह प्रवेश कर रहा है। सो 12वां भाव जो होता है हम व्यय का गिनते हैं, पर यह आध्यात्मिक के लिए बहुत अच्छा समय होता है। तो आध्यात्मिकता है, विदेश यात्रा है, एकांत है या खर्च या व्यय है, इसके लिए होता है। सो यह समय है अंदर की ओर, भीतर की ओर जाने का। सो आप अपना ध्यान लगाइए भीतर की ओर, आध्यात्मिक खोज करें, धर्मार्थ कार्य या विदेश में स्थानांतर होने के लिए एक अच्छा अवसर प्राप्त होगा और अनावश्यक खर्चों से बचे रहे। क्या खर्च करें इसके ऊपर बिल्कुल ही संयम रखें। इस समय पे शायद घर, परिवार या समाज के बारे में बड़ा खर्च हो सकता है। जैसे घर में कोई प्रसंग, शादी ब्याह हो जाए तो बड़ा खर्च हो जाता है, इसी तरह का। वही सिंह राशि वालों के लिए बात करें तो सिंह राशि वालों के लिए ये 11वें भाव में आया हुआ है, जो कि लाभ स्थान है, मित्र का स्थान है और हमारी खुद की महत्वाकांक्षाओं का भी यह स्थान है। सो यह समय में इच्छा पूर्ति का श्रेष्ठ समय है। सामाजिक विस्तार और पेशेवर लाभ का समय है। जो भी कार्य कर चुके आप पिछले साल में उसको बढ़ाने का अच्छा अवसर है। अच्छी तरह से नेटवर्क बनाए और दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए इसके साथ रेखांकित करें। इससे आपको बड़ा अच्छा अवसर मिलेगा, लंबे अरसे तक आप इस लाभ को प्राप्त कर पाएंगे। वही कन्या राशि वाले के लिए बात करें तो ये आपके 10वें भाव में आएगा, जो कार्य क्षेत्र है, करियर है, आपकी पोजीशन है, स्थिति है और आपकी सार्वजनिक छवि, जिसको हम नेम फेम रिकग्निशन भी कहते हैं। इस समय में करियर और प्रतिष्ठा में बड़ी वृद्धि होगी। पदोन्नति या मान्यता की उम्मीद करें बिल्कुल ही। नेतृत्व की भूमिकाएं और दीर्घकालीन परियोजना आपके लिए बड़ी अनुकूल है इस समय पे, तो इसके ऊपर बिल्कुल विचार करें। वही तुला राशि वालों के लिए बात करें तो आपके 9वें घर में गुरु महाराज प्रवेश कर रहे हैं। यह समय है यात्रा का, आध्यात्मिकता का, भाग्य का और उच्च शिक्षा का। सो शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ाएं, जैसे रिसर्च वगैरह है उसको आप बाहर लाएं। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन मतलब आपकी कार्य को बाहर बड़ा अच्छा अवसर मिलेगा। प्रकाशन और आध्यात्मिक विकास के लिए ये बड़ा उत्कृष्ट समय है। कुल मिलाकर बहुत शुभ समय है आपके भाग्य के लिए। कोई भी कार्य में वृद्धि तुरंत हो जाएगी, तो कोई भी आपके कार्य जो अधूरे अपूर्ण है उसको जरूर इस समय पे करें। बात वृश्चिक वालों की करें तो वृश्चिक वालों को ये अष्टम भाव से जाएगा। वैसे अष्टम भाव से शनि महाराज अच्छा नहीं होते, गुरु महाराज अच्छे होते हैं। सो यह परिवर्तन ला सकता है। संयुक्त वित्त मतलब आपकी जो पारिवारिक साझा इनकम है आपकी पत्नी के घर की, वो दिखाता है। गुप्त विद्या को दिखाता है और विरासत के लिए भी ये कार्य करता है। सो यह गहरा आंतरिक परिवर्तन ला सकता है आपके अंदर। वित्तीय परिवर्तन ला सकता है, जैसे कि विल वारसा, विरासत से फ़ायदा हो सकता है, टैक्स बेनिफिट मिल सकता है, जीवन साथी की आय अच्छे से शुरू हो सकती है। मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक उपचार के लिए एक बड़ा अच्छा अवसर प्रदान करता है। यही बात धनु राशि के लिए करें तो धनु राशि के लिए ये 7वें भाव में आ रहा है। 7वां भाव जो कि हमारा
विवाह का है, साझेदारी का है और सार्वजनिक व्यवहार का है। सो आपके आर्थिक जो पार्टनर है, साझेदार है, वो भी, और आपके सामाजिक जो पति पत्नी है वो भी यहाँ पे आते हैं। ये नई साझेदारी या तो व्यापारिक या रोमांटिक करने के लिए उचित समय है, अनुकूल समय है। सामंजस्य पूर्ण संबंध और लाभकारी अनुबंध होने की संभावना है। सो नए संबंध बन सकते हैं, पुराने संबंध रिवाइव भी हो सकते हैं, पर नए संबंध अच्छे से बनेंगे और वो आपको अच्छा लाभ करा के देंगे। वही मकर राशि वालों की लिए बात करें तो ये 6 भाव से गोचर करेगा गुरु महाराज, जो आपके कार्य क्षेत्र को, नौकरी व्यवसाय को असर करेगा, स्वास्थ्य को असर करेगा, प्रतिस्पर्धी, दुश्मन और कोर्ट कचहरी संबंधी चीज़ों को भी ये असर करता है। सो स्वास्थ्य और कार्य जीवन में सुधार लाए, मतलब कि जो भी रूटीन है उसको बदले। आप प्रतिस्पर्धी पर जीत हासिल कर सकते हैं और अपनी दिनचर्या में सुधार कर सकते हैं। जो भी आपको नहीं पसंद है वो छोड़ सकते हैं। अति प्रतिबद्धता न करें, कुछ ऐसे वचन न दे जो आप पूर्ण न कर पाए, इसी से वाद विवाद होता है। और यदि कोई वाद विवाद चल रहा है या करने वाले तो रुक जाइए। वही कुंभ राशि वाले के लिए बात करें तो ये 5 भाव से जा रहा है, जो कि आपके संतान के लिए है, उच्च अभ्यास के लिए, रचनात्मक कार्य के लिए है और शिक्षा के लिए। सो रचनात्मक परियोजनाएं है, चाहे अध्ययन है और प्रेम जीवन, इन सभी के लिए बहुत अच्छा समय है। ये गर्भधारण या बच्चों के साथ संबंध बनाने के लिए एक अच्छी अवधि है। अगर आपके बिगड़े हुए संबंध है तो इस समय पे संतानों से संपर्क करने पे अच्छा रिलेशन एस्टेब्लिश हो सकता है, या बच्चा नहीं है और आप प्लान कर रहे हैं तो भी आपके लिए एक बड़ा अच्छा अवसर है। वही मीन राशि वालों के लिए बात करें तो मीन राशि वालों के लिए 4th भाव से यह गोचर में गुरु महाराज भ्रमण करेंगे। सो यह आपके घर, भावनाएं, संपत्ति और माता से संबंधित चीज़ों को दर्शाता है। इस समय पे घर या अचल संपत्ति से संबंधित लाभ हो सकता है। भावनात्मक स्वास्थ्य में सुधार होगा। माँ के स्वास्थ्य या माँ के साथ संबंध में अच्छा फल मिलेगा। संपत्ति खरीदने या घरेलू सामंजस्य सुधारने के लिए एक बड़ा अच्छा अवसर है। सो प्रॉपर्टी लेनी भी है या बेचनी भी है तो एक अच्छा अवसर मिलेगा, अच्छा भाव भी मिलेगा, तो बिल्कुल करना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे गुरु अस्त, जो मैंने कहा कि आते ही 20 दिन में 6 जून से लेके 5 जुलाई तक गुरु महाराज अस्त के रहेंगे। अब यह अस्त गुरु के लिए बड़ा दुखद होता है। सो जब गुरु बृहस्पति अस्त के होते हैं तो वो आकाश में सूर्य के बड़े करीब होते हैं, लगभग 11 डिग्री के करीब आ जाते हैं। सो इस हिसाब से वैदिक ज्योतिष में इसे ग्रह की अपनी पूर्ण गुणवत्ता को व्यक्त करने की क्षमता कमजोर कर देता है। सो गुरु को जो पूर्ण रूप से फल देना है वो फल देने नहीं देगा, ऐसा माना जाता है, क्योंकि सूर्य की चमक बृहस्पति की ऊर्जा को प्रभावित कर सकती है। वही मिथुन राशि में बृहस्पति जो अस्त का हो रहा है एक ही महीने में, जो कि 6 जून से लेके 5 जुलाई तक है, इस समय बड़ा करीब रहने पे सूर्य और गुरु ये अस्त का हो जाएगा। सो इसलिए ये अस्त का होने का मतलब होता है कि गुण, बुद्धि, निर्णय, समृद्धि, विश्वास, धर्म, आशावाद, मार्गदर्शन और विस्तार वृद्धि में मंद या विकृत हो सकते हैं। मतलब कि ये सारी चीज़ें ठंडी हो सकती है, थोड़ी मंद हो सकती है। बुध द्वारा शासित जो वायु तत्व की राशि है यह विशेष रूप से प्रभावित कर सकता है, जैसे कि तार्किक सोच बनाम सहज ज्ञान। तो आपका सहज ज्ञान ज़्यादा रहेगा, ना ही आपका लॉजिकल रीजनिंग उसको कम हो जाएगा। आध्यात्मिक या नैतिक मामलों को अधिक बौद्धिक बनाना ये भी हो सकता है। आस्था, विश्वास प्रणाली या मार्गदर्शन में चढ़ाव उतार आ सकते जब ये गुरु महाराज अस्त के होंगे। सो ये गुरु का अस्त होना ये एक बड़ी अच्छी घटना नहीं है। इससे आपको निर्णय लेने में या गलत निर्णय या भ्रम होने की शक्यता है। गहराई के बिना संचार में अति आत्मविश्वास न दिखाए। किसी भी के साथ कम्युनिकेशन करने के टाइम थोड़ा रुक के करें। शिक्षा, शिक्षण, कानूनी या धार्मिक मामलों में व्यवधान आ सकता है, मतलब कि बीच बीच में कोई ना कोई परिस्थिति बिगड़ सकती है। आपके जो भी गुरु है, संरक्षण है, उनको चुनौतियों का सामना कर सकते हैं।
जल्दबाजी में या खराब तरीके से विचार करके दी गई बात या सलाह ये आपको नुकसान पहुंचा सकती है। मिथुन एक द्विस्वभाव राशि है और तेज गति वाली राशि है। सो इस समय मानसिक बेचैनी बढ़ सकती है क्योंकि बुध फास्ट करना चाहता है और गुरु अस्त का होने पे उसको फल नहीं देने देगा। सो इस तरह से हम देखते हैं कि 12 की 12 राशि को, जो 12 राशि है, इस मिथुन राशि में जब गुरु महाराज अस्त के होंगे तो क्या फल मिलेगा। जैसे कि मेष राशि है तो उनके तृतीय भाव से गुरु महाराज जाएंगे, तो इस समय में कम्युनिकेशन से, संचार से संबंधित समस्या आ सकती, भाई बहनों के साथ अहंकार या टकराव हो सकता है, अल्पकालीन उपक्रमों में अति आत्मविश्वास के कारण भी नुकसान हो सकता है। तो कोई भी कार्य संभाल के करिए, सोच समझ के करिए। वही वृषभ राशि को दूसरे भाव से ये गुरु महाराज जाएंगे तो आर्थिक या पारिवारिक सामंजस्य के साथ संघर्ष हो सकता है। वाणी और आहार में सावधानी की आवश्यकता है, ये दोनों की वजह से आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। मिथुन वालों के लिए यह पहले भाव से जाएगा और अस्त का होगा, तो इस समय पे आत्मसंदेह या गलत दिशा में आशावाद जाग सकता है, तो संभालने की जरूरत है। किसी की मान्यताओं या आत्मविश्वास पर सवाल उठाना, इसलिए इस समय पे बड़ा सतेज रहना है क्योंकि आपके अंदर भीतर ही बड़े उथल पाथल होने की शक्यता है। वही कर्क राशि वालों के लिए बात करें तो ये 12वें भाव में अस्त का होगा, तो यह आपको आध्यात्मिक भ्रम दे सकता है, विदेश यात्रा में देरी दे सकता है, खर्च बढ़ सकता है और पलायनवादी व्यवहार पर नजर रखें, मतलब कि कोई एस्केपिंग नेचर ना ले आए अपने आप में। यही सिंह राशि को 11वां भाव में गुरु अस्त का होने पे आपको मित्र गुमराह कर सकते या निराश कर सकते, आपने जो उम्मीद या आशा रखी है वो शायद वो न पूर्ण कर सके। और सामूहिक प्रयासों में अतिवादा नहीं करना है, बल्कि जहाँ पे आप ग्रुप वगैरह में जुड़े हुए वहाँ कुछ भी कमिटमेंट ना करें। वही कन्या राशि वालों के लिए बात करें तो अधिकार या वरिष्ठ के साथ समस्या हो सकती है, 10वां भाव है। करियर योजनाओं में अति विश्वास ना रखें और थोड़ा संभल के निर्णय ले, बेहतर है ना ले निर्णय। वही तुला राशि वालों के लिए ये 7वां भाव 9वें भाव से जाएगा तुला राशि वालों के लिए, तो यहाँ पे आपकी आस्था और उच्च शिक्षा में अवरोध महसूस हो सकता है। आध्यात्मिक विश्वासों या कानूनी मामलों पर सवाल उठ सकता है, तो ये चीज़ों में आपको बिल्कुल ही संभालना है तुला वालों के लिए। वृश्चिक वालों के लिए ये 8वें भाव से जाएगा, सो यहाँ पे संयुक्त वित्त या अचानक परिवर्तन से परेशानी हो सकती है। संयुक्त वित्त मतलब आपके जो ससुराल है वहाँ का, आपकी पत्नी का, आपके पति के धन के साथ यहाँ पे कोई अनहोनी हो सकती है। छिपे हुए डर या चिंताएं बढ़ सकती, जो आपके अंदर गहराई में छिपे हुए हैं वो बढ़ सकते। वही धनु राशि वाले के लिए बात करें तो ये 7वें भाव में अस्त का हो रहा है, इससे रिश्ते या साझेदारी में गलतफहमी हो सकती है पार्टनर के साथ। नए अनुबंध या गठबंधन में प्रवेश करने से बचें, किसी के भी साथ नया कमिटमेंट ना करें या कोई भी लोगों के साथ रिश्ते इस समय ना बनाएं। वही मकर वालों को 6वें भाव से ये जाएगा, सो कार्यस्थल पर तनाव हो सकता है, दुश्मनों पर जीत हासिल करने की क्षमता को ज़्यादा आप आंक लेंगे और इससे भी नुकसान हो सकता है। अधिक काम से जुड़ी स्वास्थ्य समस्या हो सकती है, बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग होने पे आपको स्वास्थ्य संबंधित कष्ट भी आ सकता है। वही कुंभ राशि वाले के लिए बात करें तो 5वें भाव से ये जाएगा, सो ये समय में आपके प्रेम या जो रोमांटिक या शैक्षणिक मामले हैं उसमें कोई उलझन पैदा हो सकती है। अटकलों में जोखिम हो सकता है और बच्चों से परेशानी इस समय पे हो सकती है या उनके लिए कुछ अधिक खर्च करना पड़ सकता है। वही बात मीन राशि वाले के लिए बात करें तो 4th भाव से ये जा रहा है, सो आंतरिक अस्थिरता या भावनात्मक उलझन इस समय पे बढ़ सकती है। संपत्ति से जुड़े हुए फैसले या भावनात्मक अति प्रक्रिया से बचें। घर लेना है या बेचना है तो इस समय के लिए थोड़ा रुक जाना है, शायद ये नुकसान करा सकता है, तो इस समय पे कुछ ना निर्णय ले, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो इसलिए मिथुन राशि में अस्त के बृहस्पति के लिए आपको इस समय के दरमियान कोई भी आर्थिक, कानूनी या शैक्षणिक मामलों में बड़े फैसले नहीं लेने हैं। आपकी वाणी में विनम्रता का हो भाव और अभ्यास शांतिपूर्वक करें। अपनी बुद्धिमत्ता को साबित करने के लिए बहुत ज़्यादा उपदेश या बहस ना करें।
आप ही ठीक है, उसको प्रूव करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस समय का उपयोग आप आंतरिक चिंतन में करें, आध्यात्मिक चिंतन और विश्वासों को परिष्कृत करने के लिए बिल्कुल करें। गुरु शिष्य संबंध या प्रमुख शिक्षण भूमिकाएं शुरू करने में जरूर रुक जाइए। ना ही किसी को गुरु बनाइए, ना शिष्य बनाइए, या इससे कोई बड़ा डिसीजन लेना है तो रुक जाइए। इस समय पे गुरु को आप कैसे मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि अस्त का है, तो पीला कपड़ा पहने, हल्दी का दान करें, फलों का दान करें, खास करके केले का दान जरूर करना चाहिए, और हो सके तो पीले वस्त्र जरूर धारण करें अगर आपको होता है ठीक तो। या इसके मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, इसका रेगुलर जाप आप कर सकते हैं, इससे भी फायदा होगा। जो भी शिक्षक गण है, पुजारी है और जो ब्राह्मण है, उसको जरूर दान पुण्य इस समय पे करना चाहिए। अब अस्त के बाद हम विशेष स्थिति में आएंगे वक्री। अब गुरु महाराज वक्री 4 महीने रहने वाले, 12 नवंबर से लेके 10 मार्च तक गुरु महाराज वक्री है। पहले 1 महीना तकरीबन वो कर्क राशि में रहेंगे वक्री, और उसके बाद मिथुन राशि में 3 महीने वो वक्री रहेंगे। सो ये वक्री भी एक स्थिति है जिसमें भी ग्रह अपनी गति को तेज कर देता है। वक्री तिथि लगभग आपको, जैसे मैंने कहा, कि 3 महीने के दरमियान रहेगी, और ये मिथुन राशि में, जो कि कम्युनिकेशन, विचार, तर्क, यात्रा और द्वंद्व का संकेत देता है। सो बृहस्पति जो विस्तार, जो ग्रोथ का कारक है, ज्ञान का है, विकास का है और भाग्य में का शासन करता है, यह ग्रह वक्री होने पर अंदर की ओर मुड़ता है, मतलब बाहर ग्रोथ करने के बदले भीतर ही करता है। सो बाहरी विकास की तुलना में चिंतन, समीक्षा और दार्शनिक पुनर्संकलन का पक्षधर होता है। सो इन सारी चीज़ों में बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। अब ये मिथुन राशि में हो रहा है, इसलिए विचारों पर पुनर्विचार करें, पुराने ज्ञान पर फिर से विचार करना चाहिए, जो भी पुराना सीखा उसको आत्मचिंतन करें, गलत फहमियों या विश्वास प्रणालियों और शिक्षक पथों में बदलाव की उपेक्षा करें। जो भी आपने सीखा हुआ है, इसमें कुछ न कुछ आपको बदलाव की आवश्यकता है। अब इसका भी देख लेते हैं कि 12 राशि पे जब गुरु महाराज वक्री है, 12 अप्रैल से लेकर 10 मार्च के बीच में, अब ये वक्री भी है और अतिचारी भी है। हम आगे अतिचारी का भी परिणाम देखने वाले हैं। सो इससे मेष राशि वालों को क्या फ़र्क पड़ेगा, तो जो जिस तरह से ग्रह वक्री है, तो मेष राशि के 3य भाव में ये वक्री बन के रहेगा। इससे संचार, लेखन या भाई बहनों से साथ संबंधों में पुनर्विचार कर सकते हैं। सोशल मीडिया है, लेखन है, छोटी यात्रा से जुड़ी परियोजनाएं हैं, वो थोड़ी बहुत रुक सकती है या उनमें संशोधन की आवश्यकता हो सकती है, मतलब बदलाव हो सकता है इसमें। वृषभ राशि में आ रही है, ये 2य भाव में वक्री होगा। इससे आपके आर्थिक, आत्ममूल्य या पारिवारिक मूल्यों का पुनर्मूल्यांकन करें, मतलब कि फिर से सोचें इस बारे में। जोखिम भरे निवेश से बचे, कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट न करें जिससे कि रिस्क हो सकता है। इस बात पर चिंतन करें कि आप कैसे पैसा कमाते हैं और खर्च करते हैं। बिल्कुल अपनी आय और व्यय के ऊपर बराबर से दृष्टि बनाए रखनी है। वही मिथुन राशि वालों को ये वक्री के समय पे क्या फल मिलेगा, तो यह आपके स्वयं के भाव में, आपकी राशि में है। सो यह समय है आत्मचिंतन करने का और गहरा विचरण करने का अच्छा समय। आप अपनी मान्यताओं, पहचान और दीर्घकालिक लक्ष्यों पर सवाल उठा सकते हैं, मतलब कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा नहीं हो रहा है, इसके ऊपर विचार करना चाहिए। आंतरिक विकास और व्यक्तिगत विकास के लिए बेहतरीन समय है। आपके अंदरूनी विकास के लिए यह बड़ा अच्छा अवसर आपको प्राप्त हुआ है। वही कर्क राशि वालों के लिए बात करें तो ये 12वें भाव में वक्री हो रहा है, जिससे कि आध्यात्मिक जागृति या एकाकीपन हो सकता है। अवचेतन पट पर ध्यान दें, मतलब कि सबकॉन्शियस माइंड के विचारों पे ध्यान दें। पिछले बोझ को छोड़े, मतलब कि जो पिछले समय का जो कुछ भी ले आए उसको छोड़ दें और उपचार करें, नया उपचार करें। यात्रा की योजनाएं विलंबित हो सकती है, इसलिए अभी के लिए अगर आप यात्रा न करें तो आपके लिए श्रेष्ठ होगा। वही सिंह राशि के लिए करें तो वो 11वें भाव से यह वक्री गुरु जा रहा है, जिससे आपकी दोस्ती, दीर्घकालिक लक्ष्य और आपके लिए सफलता का क्या अर्थ है, इस पर चिंतन करने का समय है। दोस्ती या सामाजिक दायरे बदल सकते हैं, जो आपके अभी के दोस्त हैं, अभी के सोशल सर्कल है, ये बदल सकता है।
समूह के वादों पर बहुत अधिक निर्भर न रहे, मतलब कि ज़्यादा कोई बड़े वायदे बड़े समूह को ना दे दे, सोशल वगैरह में कोई बड़ा कमिटमेंट ना कर दे जिससे कि आगे चल के आपको कोई तकलीफ आए। वही कन्या राशि वालों के लिए बात करें तो ये 10वें भाव में है, जो करियर और सार्वजनिक प्रतिष्ठा की फिर से जांच हो सकती है, मतलब करियर के लिए आप रीथिंक कर सकते हैं। आप काम में रुके हुए महसूस कर सकते हैं या अपनी दिशा पर सवाल उठा सकते हैं, क्या मैंने ये सही कदम लिया, क्या मुझे ये करना चाहिए था, इस तरह से। और नौकरी बदलने से पहले प्रतीक्षा करें, यह वाजिब समय नहीं है, वक्र के समय पे आप कोई भी बदलाव ना लें। वही बात तुला राशि वालों के लिए करें तो तुला राशि को 9वें भाव में ये गुरु महाराज वक्री हो रहे, सो ये आपकी यात्रा में कठिनाई ला सकता है, देरी हो सकती है, शिक्षा में भी शायद पीछे हटना पड़े, शायद अभी एनरोलमेंट ना हो, या विश्वास प्रणाली पर सवाल उठ सकते हैं। आपको जो एक विश्वास जो बिलीफ हो गई उसमें भी आपको शंका हो सकती है। अपने आध्यात्मिक या बौद्धिक मार्ग को गहरा करने का समय है, बहुत ज़्यादा डीप में जाने का यह समय है। वही वृश्चिक वालों के लिए बात करें तो यह आपके 8वें भाव से जाएगा, तो आपकी जो साझा आय है आपकी और पत्नी की या आपके पति की जो साझा आर्थिक चीज़ें हैं उस पर आपको थोड़ा बहुत विलम्ब हो सकता है। जो टैक्स बेनिफिट आप चाहते हैं उसमें थोड़ा विलम्ब हो सकता है। विरासत या अंतरंग संबंधों पर बिल्कुल पुनर्विचार करना चाहिए। गहरा भावनात्मक परिवर्तन संभव है और इस समय पे आपको किसी से भी ऋण नहीं लेना है। गुरु 8वें भाव में होता है तो सदा ऋणी के हिसाब से ऋण नहीं लेना चाहिए। वही धनु राशि के लिए बात करें तो धनु राशि के लिए ये 7वें भाव से गुरु महाराज वक्री हो रहे, जिससे कि रिश्ते और प्रतिबद्धताओं की समीक्षा करें। पुराने साथी वापस आ सकते हैं इस समय पे। यह आकलन करने का समय है कि किस तरह की साझेदारी वास्तव में आपके विकास के साथ अच्छी रहेगी, मतलब किसके साथ करें किसके साथ ना करें, क्या पार्टनरशिप करनी जरूरी है या ना करें तो भी चलेगा, इस तरह की सोच बिल्कुल लेनी है। अगर आपको पक्का निर्णय शादी के बारे में करना है तो वक्री के समय में छोड़ दीजिए, इस वक्त कोई भी कमिटमेंट ना दे, वो आपके लिए ज़्यादा उचित रहेगा। वही मकर राशि वालों के लिए बात करें तो ये आपके 6ठे भाव से जा रहा है वक्री होके, सो काम की दिनचर्या और स्वास्थ्य संबंधी आदतों पर फिर से विचार कर सकते हैं आप कि जो दिनचर्या है आपकी डेली रूटीन है और आपके स्वास्थ्य संबंधी जो भी आप कदम उठाते उसमें पुनः विचार कर सकते हैं आप। बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी ना ले क्योंकि इससे बीमारी आ सकती है। और काम की प्रतिक्रियाओं को संपादित करने या पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं को ठीक करने के लिए अच्छा समय, काम को बढ़ाने के लिए और स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखने के लिए बड़ा उचित अवसर है। वही कुंभ राशि में वक्री गुरु का फल अगर हम देखते हैं तो यह 5वें भाव में गुरु महाराज वक्री हो रहे, तो रचनात्मक अवरोध या जो भी आपके रोमांटिक रिश्ते हैं उसमें फिर से विचार करना चाहिए। इस बात पर चिंतन करें कि क्या खुशी देती है, आपको किस चीज़ से खुशी होती है, उसके लिए जरूर चिंतन करें। पुराने प्रेमी या बच्चों के साथ अनसुलझे मुद्दे वापस आ सकते हैं, सो बच्चों के साथ जो भी भेदभाव मतभेद है उसको रुझान करें, उसको ठीक करने की कोशिश करें। और पुराने प्रेमी जो है उनका उस वक्त पे क्या तकलीफ हुई थी तो वो वापस से न हो उसकी आपको सचेतता रखनी है। वही मीन राशि वालों के लिए बात करें तो ये 4th भाव में गुरु महाराज वक्री रहेंगे, इससे भावनात्मक आत्मनिरीक्षण और घर का या संपत्ति के मामलों में संबंधित देरी हो सकती है, तो इसलिए इस समय पे थोड़ा बहुत रुके रहना पड़ेगा, बहुत जल्दी और तुरंत कार्य नहीं हो सकते। परिवार के साथ फिर से जुड़ने की या बचपन की समस्याओं को ठीक करने का यह अच्छा अवसर है। घर भी लेना बेचना है तो उसको ठीक ठाक करा लीजिए, सारे कागजात अच्छे से कर लीजिए ताकि जैसे ही वो मार्गी हो तुरंत बीत सकता है। तो इस तरह से मिथुन राशि में बृहस्पति की क्या वक्री होने से क्या फल मिलेगा वो हमने देखा। ये जब तक बिल्कुल आवश्यक न हो प्रमुख शैक्षणिक, कानूनी, यात्रा संबंधी उपक्रम शुरुआत करने से बचे। ये वक्री के समय पे ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। कोई नया कार्य, शैक्षणिक कार्य, शिक्षक रखना, गुरु बनाना, शिष्य बनाना, ये नहीं करना चाहिए। इस अवधि का उपयोग विचारों में, विश्वास प्रणालियों में और दीर्घकालिक योजनाओं पर पुनः विचार करने का, समीक्षा और पुनर्गठन के लिए बिल्कुल करना चाहिए।
संचार संबंधी मतलब कि कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई गलत फहमियों से सावधान रहे, कुछ गलत भी आपके बारे में आ सकता है। दार्शनिक या आध्यात्मिक रिसेट को अपनाएं, मतलब कि उस तरह का फॉर्मेट जो आपको दार्शनिक या आध्यात्मिक ले जाए उसकी तरफ रुझान अच्छे से रखें। इस तरह से आपको इस शनि गुरु के जो वक्री है उस समय पे भी आप उसका अच्छे से अच्छा फल ले सकते हैं, जो हमने अभी देखा। सो इस तरह से आपके लग्न पे गुरु का अस्त का क्या प्रभाव होगा, गुरु वक्री होने पे आपको 4 महीना क्या फल देगा वो भी हमने देखा। अब हम देखेंगे अतिचारी। ये एक बड़ा अच्छा विषय है जो हालांकि आज तक किसी ने ज़्यादा इसको देखा नहीं है। सो अब मिथुन राशि में जो बृहस्पति अतिचारी बन रहे, बल्कि फास्ट मूविंग हो रहे, ये घटनाएं बन रही 9 अक्टूबर से। अब ये तो अगले 9 साल तक चलने वाला है, जिसके ऊपर मैंने वीडियो कर दिया है और बहुत जल्द इसको रिलीज करूँगा। अतिचारी यह एक संस्कृत शब्द है जिसका उपयोग वैदिक ज्योतिष में एक ऐसे ग्रह का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो अपनी शक्तिय जो उसका कक्षीय गति भिन्नताओं के कारण एक राशि से बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाता है। सो उसकी खुद की जो कैपेसिटी है, उसकी जो कक्षीय गति है, मतलब कि उसकी जो रोटेशन मूवमेंट है, उससे वो ज़्यादा जल्दबाजी में आके समय पूर्ण करने का या तेज़ी से आगे बढ़ने का करता है। जब बृहस्पति अतिचारी हो जाते हैं तो यह अपनी औसत गति से तेज चलते हैं। अक्षय वक्री होने या फिर से राशि बदलने के पहले एक राशि से तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। अब आप देखिए 20 अक्टूबर को ये कर्क राशि में आ जाते हैं और 12 नवंबर को, मतलब कि इसके बराबर 21 दिन बाद गुरु महाराज वक्री हो जा रहे हैं। सो यह जो गोचर का एक कालखंड है, अतिचारी जो मिथुन राशि में प्रवेश करने के थोड़े समय के लिए यह प्रतिगामी होने से पहले शुरुआती डिग्री से ये गिजरेगा, तब ये होने वाला है। लगभग जैसे मैंने कहा 9 अक्टूबर को ये अतिचारी हो जाएगा, बहुत फास्ट मूवमेंट होके ये भाग के कर्क राशि में चला जाएगा। यह तेज गति शरीर मई से लेकर अगस्त जो उसका समय है उसमें अतिचार बनाती है, मतलब फास्ट मूविंग हो जाती है। अब यह अतिचारी के दौरान बृहस्पति जो है उसकी तेज गति का अर्थ है कि यह कर्म के परिणामों को तेज करता है, चाहे आपके अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म, उसको थोड़ा एक्सेलेरेट, थोड़ा तेज कर देता है। यह चीज़ों को तेज़ी से आगे बढ़ाता है और कभी कभी बिना किसी गहरी पकड़ के ये आगे चला जाता है, मतलब बेस बनाए बिना ही आगे दौड़ने लगता है। बृहस्पति जिस राशि में गोचर कर रहा है, अब जैसे अभी मिथुन राशि में कर रहा है, उसमें प्रभाव जल्दी से और तीव्रता से महसूस किए जाएंगे। इस समय पे आपकी जन्म कुंडली, आपकी दशा, आपका गुरु वक्री, मार्गी या अतिचारी वो देखना जरूरी है। सो यह मिथुन राशि में बुद्धि, वाणी, द्वंद्व का जो राशि है मिथुन राशि, सो इसमें गुरु महाराज इस तरह से अतिचारी होने से संचार, मतलब कम्युनिकेशन, विचार, शिक्षण और सीखने में ये वृद्धि करेगा क्योंकि फास्ट मूविंग है। इस समय पे नेटवर्क, मीडिया और प्रौद्योगिकी का विस्तार अच्छे से होगा। जिज्ञासा और दोहरी सोच बढ़ सकती है क्योंकि मिथुन राशि ड्यूअलिटी, द्विस्वभाव है। बहस बढ़ सकती है। शिक्षा और यात्रा के लिए एक अच्छा उत्तम समय है। लेकिन बृहस्पति बुध की राशि में पूरी तरह से सहज नहीं होने पे बुद्धि बिखर सकती है, मतलब कि बुद्धि एक जगह पे फोकस या कॉन्सेंट्रेट होने के बजाय कहीं और भी इसका मेल हो सकता है। अब हम देखते हैं हर एक राशियों के लिए ये अतिचारी गुरु क्या फल देगा। देखिए हमने अस्त के गुरु पहले तो हर एक राशि में मीन राशि के मिथुन राशि के गुरु का क्या फल मिलेगा दिखा, फिर हमने अस्त के समय पे 12 राशि को क्या फल मिलेगा, फिर वक्री के समय में 12 राशियों को क्या फल मिलेगा, और अब हम देख रहे हैं कि जब अतिचारी गुरु है तो इसमें मेष से लेकर मीन राशि वालों को क्या प्रभाव मिलेगा। अब जैसे मेष राशि वालों के लिए तृतीय भाव से गुरु महाराज का है तो लेखन, मीडिया या यात्रा में कोई अचानक अवसर आ सकता है, फास्ट मूविंग है ना, पर इसमें संचार में तेजी से वृद्धि पर अतिवादी आपको नुकसान दे सकते हैं, तो ज़्यादा प्रॉमिस ना करें। बाकी आप संचार में तेजी इस समय पे देख सकते हैं। वही वृषभ राशि वालों के लिए बात करें तो ये दूसरे भाव से जाएगा, सो आपकी इनकम, आय या भाषण संबंधी क्षेत्रों में त्वरित लाभ हो सकता है। कहीं आपको कम्युनिकेशन करना है, बोलना है
लेक्चर देने हैं, इसमें ज़्यादा बढ़ोतरी ये कर सकता है। अचानक खर्च या अधिक खाने से सावधान रहे, ना ही अचानक खर्च हो जाए क्योंकि गुरु फास्ट मूविंग है इसलिए। वही मिथुन राशि वालों के लिए बात करें तो ये स्वयं के पहले प्रथम भाव में है। व्यक्तिगत विकास और मान्यता जल्दी मिल सकती है, मतलब ये अपने बारे में जो सोचा है वो जल्दी से जल्दी हो सकता है। अहंकार या लक्ष्य से अधिक आगे बढ़ने का जोखिम हो सकता है, इसलिए ना ही आपको अहंकार लाना है, ना ही लक्ष्य आपको बिल्कुल ही भटकना है इस समय के दरमियान। वही कर्क वालों के लिए बात करें तो यह 12वें भाव से जाएगा, अचानक खर्च भी दे सकता है या विदेश यात्रा भी देगा। मजबूत अंतर्ज्ञान लेकिन आध्यात्मिक भ्रम इस समय में संभव है। सो एकदम कॉन्फिडेंस एकदम स्ट्रांग है, पर इस समय पे शायद कोई भ्रम आ सकता है। वही सिंह राशि वालों के लिए बात करें तो ये 11वें भाव से होने वाला अतिचारी है, तो इस समय पे अचानक लाभ हो सकता है। सामाजिक विस्तार और इच्छा पूर्ति बढ़ सकती है। तेजी से बदलते लक्ष्य या समूह की गतिशीलता बढ़ सकती है, इसलिए इस समय पे जितना जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए वो आपके हित में रहेगा। वही कन्या राशि वालों के लिए बात करें तो कन्या राशि वालों के लिए 10वें भाव से प्रवेश करने जा रहा है, सो इसमें करियर में उन्नति या सार्वजनिक मान्यताओं में बढ़ोतरी हो सकती है। बिना योजना बनाए नेतृत्व की भूमिका में बिल्कुल न जाए, पहले उसकी योजना करें, उसके बाद ही लीडरशिप लीजिए। वही वृश्चिक राशि वालों को 8वें भाव से जाएगा ये, सो इससे अचानक विरासत मिल सकती है। अंतर्दृष्टि या भावनात्मक बदलाव इस समय पे हो सकता है। आर्थिक या वित्त जिसे कहते हैं या अंतरंगता में संभवित अस्थिरता इस समय पे आ सकती है। वही धनु राशि वालों के लिए बात करें तो ये 7वें भाव से ये जाएगा, सो इसमें साझेदारी में तेजी का विकास हो सकता है। प्यार या व्यवसाय में जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचे इस समय पे, क्योंकि 7वें भाव से जा रहा है तो इससे वो उस भाव को एक्सेलरेट कर देता है। वही मकर राशि वालों के लिए बात करें तो ये कार्यभार में वृद्धि होगी, 6वां भाव है, इसलिए अचानक चुनौतियाँ आ सकती है और जिस पे जीत भी मिल सकती है। पाचन और तनाव के स्तर पर नज़र रखिए, ये बड़ा अच्छा समय है जिसमें पाचन या आपकी खुद की डाइजेशन को इफ़ेक्ट हो सकती है, तो इस पर आपको ध्यान रखना है। वही कुंभ राशि वालों के लिए बात करें तो ये 5वें भाव से जाएगा, जो कि रचनात्मक, रोमांस, शैक्षणिक सफलता और संतान से जुड़ा हुआ भाव है। इसमें प्रेम संबंध या सट्टा निवेश में कूदने का जोखिम ना लें। अचानक से प्रेम विवाह करना या तो कोई सट्टे में निवेश करने से बचे, यहाँ पे नुकसान हो सकता है। आखिर में बात करें मीन राशि वालों के लिए तो मीन राशि का ये 4th भाव में जा रहा है, ये अतिचारी हो रहा है, सो घर या अचल संपत्ति में बदलाव हो सकता है। हो सके तो इस समय पे ना ही प्रॉपर्टी खरीदनी है ना बेचनी है, पर अगर हो जाता है डील तो आप कर सकते हैं। तो घर या अचल संपत्ति में बदलाव हो सकता है। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय भावनात्मक और अस्थिरता पैदा कर सकता है, इसलिए जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना है। ये जो अतिचारी गुरु है उसे भले ही चीज़ें आशाजनक दिख रही हो, लेकिन बड़े निर्णय लेने में जल्दबाजी ना करें। वैसे तो अतिचारी गुरु अच्छा रहता है, पर उस समय पे 40 दिन पर कोई मुहूर्त नहीं आता है। अल्पकालिक अवसर या गति की आवश्यकता वाले कार्य के तेज गति वाली ऊर्जा का उपयोग करें, मतलब कि छोटे मोटे कार्य है, लोकल कार्य है, कम्युनिकेशन है, उसको तुरंत पूर्ण करें। ध्यान है और व्यावहारिक योजना के माध्यम से खुद को स्थिर करें, या तो अपने कार्य में इतने इन्वॉल्व रहे कि उस जगह पे आप स्थिरता महसूस करें, या ध्यान, योगा, मेडिटेशन किया जाए, जिससे कि आपकी आंतरिक शक्ति इस समय पे बढ़ सकती है। अति आत्मविश्वास से सावधान रहे और ख़ास करके बोलने या पढ़ने की भूमिका में ध्यान रखें, या गलत बोल सकते या गलत इंटरप्रिटेशन करने पे, उसका भावार्थ करने पे आप ही को नुकसान इस समय पे हो सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि गुरु महाराज अकेले मिथुन राशि में नहीं आ रहे, इसके साथ साथ वो पहले हस्त के हो रहे, फिर वो राशि परिवर्तन अतिचारी होके आगे की राशि में कर्क में चले जा रहे हैं, फिर वक्री हो रहे। अतिचारी गुरु के क्या क्या फल है, तो इस तरह से हमने साझा एक साथ गुरु का बड़ा फल देख लिया। इसी तरह के मार्गदर्शन और
कंसल्टेशन के लिए यहाँ पे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। और यह गुरु का वीडियो आप देखिए, मैंने 2000 हर साल मैं गुरु का वीडियो बनाता हूँ जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, क्योंकि गुरु का मतलब ही वृद्धि होता है। तो इस तरह से हर एक को किस किस तरह से किस सिचुएशन में गुरु की मार्गी, अस्त, वक्री या तो अतिचारी के समय पे आपको क्या क्या फल मिल सकता है, वो सारा मैंने इसमें बताया है। इसी वीडियो को अंग्रेजी में सुनने के लिए डीएम एस्ट्रोलॉजी की जो मूल यूट्यूब चैनल है उसमें आप देख सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरी चैनल डीएम एस्ट्रोलॉजी और लाइक बटन ज़रूर दबाएं। सो इस तरह से फेसबुक या इंस्टाग्राम में धर्मेश मेहता या डीएम एस्ट्रोलॉजी से भी आप मुझे जुड़ सकते हैं और अधिक से अधिक लोगों के बीच में यह वीडियो ले जाके उनके जीवन में भी जो परिवर्तन हो सकता है उसको करना चाहिए। तो इसी के साथ आप सभी से आज्ञा लेता हूँ। आप सभी को इस दरमियान गुरु के अतिचारी समय, वक्री समय, मार्गी समय में लाभ ही हो और कोई सी प्रकार की हानि न हो, ऐसा आशीर्वाद देते हुए धन्यवाद, नमस्कार।